नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष सिलवाल और मेरे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संहिता लागू हो चुकी है। इस पहल ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये कदम समाज में समानता और प्रगतिशीलता की ओर बढ़ने का संकेत है या फिर धार्मिक की और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक नई चुनौती? आज हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक फैसले पर, इसके फायदे, इसकी चुनौतियां और समाज पर पड़ने वाले इसके असर की। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, समाज के भविष्य का भी है। आज उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एडवोकेट राजेश रौतेला जी। नमस्कार सर। नमस्कार पीयूष जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास पेज कार्यक्रम में में। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, हम लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सिविल कोड क्या है। देखिए पीयूष जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 44 है कि उसमें गवर्नमेंट को ये राइट है, स्टेट को राइट है कि वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। और उसी प्रयास की ओर अग्रसर होते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू किया है। और इसमें कई बिंदु हैं, अभी अभी कई बिंदुओं की समीक्षा भी होनी है। आगे को चल के माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में भी कई बिंदुओं पर डिस्कशन होगा। अभी तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है, कानून को लागू किया है। और मेरी सोच से तो ये समाज को जोड़े रखने के लिए और एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर, सिविल जो कानून है, हमारे दो तरीके के कानून होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। पहले हम चाहेंगे कि सर एक बार हमारे दर्शकों को आप एक बार स्पष्ट कर दें कि सिविल और क्रिमिनल कानूनों में किस तरीके से डिफरेंसेस हैं और सिविल में कौन कौन से कानून इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर हैं जो पहले ही सिविल कानून के दायरे में आते थे। देखिए, अभी तक जितना इस कानून के बारे में पढ़ा है उससे जो चीजें से रेगुलेट हो रही हैं वो डिवोर्स, सक्सेशन, मैरिज और रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उनसे संबंधित कानून मुख्य रूप से ये चीजें बनाई गई हैं। और मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों से संबंधित मुख्य बिंदु इस कानून में है। सर, सिविल और क्रिमिनल लॉज के बीच में एक डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्य रूप से ये सिविल और क्रिमिनल जो कानून है हमारे, ये कहाँ पर अलग होते हैं? क्या क्या बेसिक डिफरेंस है इनमें? देखिए, सिविल के लॉ आपके इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन सर्टेन लॉज का आप वायलेशन करते हैं तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोविजंस हैं। और यूसीसी जो लागू हुआ है उसमें इन्हीं सिविल लॉज का अगर आप वायलेशन करते हैं तो उसमें बीएनएस के अंतर्गत पिनल प्रोविजंस का भी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने किया हुआ है यूसीसी के अंदर ही। यूसीसी के जैसे अंदर? हाँ, यूसीसी के अंदर ही जैसे पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी पक्षकार बगैर तलाक लिए शादी कर लेता है तो फिर वो पेनल प्रोविजन होगा, उसको क्रिमिनल लॉ के अंदर दंडित भी किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। जो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल जो हमारा है 14 समानता का जो अधिकार देता है, और जो आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी जो का अधिकार जो हमें प्रोवाइड करता है, कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कहीं ये इसके साथ कोई टकराव की स्थिति में तो नहीं है? देखिए पीयूष जी, मेरे राय में तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप देखते हैं तो वो भी ये प्राविधित करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। स्टेट को इंश्योर करना है कि प्रत्येक नागरिक के लिए
वो कानून के समक्ष उसके अधिकार समान हो, इक्वलिटी ऑफ लॉ। और यूसीसी को भी अगर आप देखेंगे तो यूसीसी लागू करने के पीछे भी मंशा यही है कि प्रत्येक नागरिक के कानूनी अधिकार समान हो। और जहां तक आर्टिकल 25 वाली बात आपने कही कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, अगर आर्टिकल 25 को भी आप देखेंगे संविधान के, तो ये धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। तो यूसीसी लागू होने के बाद, अब यूसीसी जो लागू किया गया, वो जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप के लिए बेसिकली ये कानून लागू किया गया है। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना या धार्मिक स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानना, तो उस पे तो किसी प्रकार की रोक यूसीसी लगाता नहीं है, किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाता है। लेकिन पॉलीगैमी, जैसे हम यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो यूसीसी लाया गया है उत्तराखंड में इस टाइम पर, ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो धार्मिक डिवीजन है, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देने की एक कोशिश है, क्योंकि इस्लाम में पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती है, तो सीधे सीधे हम वहां कब करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में से। इसके लिए तो देखिए पीयूष जी, अगर हम प्रगतिशील राष्ट्र की बात करें तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो पर्सनल लॉज हैं वो कुछ ही देशों में हैं। जितने भी डेवलप कंट्रीज देखिए, वहां करीब करीब सब जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू होगा। सब और जगह किस तरह यूनिफॉर्म से, हाँ, कि किसी किसी तरह से भी डिवीजन इससे नहीं होता। अब अगर जैसे आपने पॉलीगेमी वाली बात कही कि एक धर्म विशेष के संबंध में ये प्रॉब्लम है, तो देखिए उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। बेसिकली महिला बड़ी सुरक्षित और संरक्षित होंगे इस कानून के आने के पश्चात। और बगैर इसीलिए कोर्ट की अनुमति के, बगैर किसी आधार जो है वो भी यूसीसी के अंतर्गत ही है। वो पति के लिए भी कानूनी अधिकार है और पत्नी के लिए भी कानूनी अधिकार है कि उसको किस प्रकार से दूसरे पक्षकार से तलाक लेना है। बिल्कुल तो सही इससे बहुविवाह प्रथा जो है उस पे बहुत प्रभावी तरीके से रोक लगेगी। और धार्मिक रूप से भी इसको देखें तो जो समाज के शोषित और वंचित वर्ग है या कमजोर वर्ग जिसे आप कहें, महिला वर्ग को, उनको संरक्षण इस कानून से प्राप्त होगा। क्योंकि बहुविवाह करने पर भी इस पे पेनल प्रोविजन यूसीसी के अंतर्गत किया गया है। सर, इसमें एक जो सवाल है बहुत बड़ा कि शेड्यूल ट्राइब्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जैसा मैं इसको समझ पाया हूं। जी सर, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा है कि आर्टिकल 342 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो उनको प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त करता है कि वो इस प्रकार के कानूनों के दायरे से उनको बाहर रखा जा सकता है। उसमें भी, उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था है। जी सर, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी सर। थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो गया था, नेटवर्क एरर। सर, वापस वही सवाल पे जाना चाहेंगे कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो प्रोटेक्शन है, वो आर्टिकल 342 में प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है। संविधान में बिल्कुल वो प्रोटेक्शन है कि उनके उनके अधिकारों को भी संविधान संरक्षित करेगा। उसके आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्राविधान है। इसीलिए इन लोगों को इससे बाहर रखा गया है सर। अनुसूचित जनजाति आदि से किसी लागू नहीं होगा सर। इस कानून से सर क्या कोई व्यक्तिगत कानूनों का वायलेशन हो रहा है? जिस तरीके से इसमें आप लिव इन वाले मैटर को देखें तो इसका मिसयूज होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि लिव इन वाले कानून का दुरुपयोग किया जाएगा। लिव इन रिलेशन में देखिए सर, आज की डेट में जितना भी क्रिमिनल लिटिगेशन हो रहा है उस पे मैक्सिमम जो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ही लिटिगेशन होता है। और जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके पीछे बहुत
उन्होंने रिसर्च किया है। तो लिव इन हम्म रिलेशनशिप में आप देखिए कि 2 साल 3 साल रहते हैं, उसके बाद कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो मैक्सिमम हम्म केसेस रेप और चीटिंग के दर्ज हो रहे हैं, हम्म मैक्सिमम केसेस। हाँ मतलब लिव इन रिलेशनशिप में आप मेट्रोपोलिस सिटीज में देखिए, तो मेन डिस्प्यूट, कुछ भी डिस्प्यूट हो, उसके बाद रेप का मुकदमा दर्ज होता है और 420 हम्म का मुकदमा दर्ज होता है। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उनके संतानों को लेके, लिव इन रिलेशनशिप में रह के संतानें पैदा होती हैं, तो उसके हम्म लेके क्या है, इसको लेके भी कोई ऐसा स्पेशल लॉ नहीं था, उसको लेके भी लॉ हम्म साइलेंट था। तो लिव इन रिलेशनशिप में आप लोग रहे या नहीं रहे, इस चीज को लेके भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है यूसीसी में। हम्म और उसके बाद अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने से अलग भी हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी है। और लिव इन रिलेशनशिप से कोई आपका बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसकी हम्म इन्फॉर्मेशन भी आपने रजिस्ट्रार को देनी है। तो ये भी, ये जो रिलेशनशिप है, इससे दोनों लोगों को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। हम्म उस लिव इन रिलेशनशिप से उनके बीच में कोई ऐसे डिफरेंसेस पैदा ना हो जाए कि जिससे एक पार्ट आगे जाकर हम्म किसी तरह से उस किसी भी लॉ का मिसयूज कर दूसरे पक्ष को हार्म पहुंचा सके। तो ये भी रेगुलेट करा है। इसमें भी कानून की मंशा बिल्कुल साफ है कि अगर आप रह रहे हैं तो आपको बताएंगे, आप रजिस्ट्रेशन हम्म करवाएंगे, अलग हो रहे हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आपसे कोई बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देना रजिस्ट्रार को जरूरी है। रजिस्ट्रार को जरूरी है। इसमें सर एक प्रोविजन वो भी था कि अगर आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं और लिव इन में रह रहे हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा और वो इसमें वो फिर पनिशमेंट भी। वो पेनल प्रोविजन है सर। फिर वो किस सिचुएशन में होगा? अगर इसमें लिव इन रिलेशन में आप रह रहे हैं और हम्म इसकी सूचना आप नहीं देते हैं, तो फिर वो दैट्स अमाउंट टू चीटिंग। दैट्स अमाउंट टू चीटिंग। मींस अब अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, जैसे पहले हम इस तरीके के केसेस को देखते थे कि पहले कपल साथ में रह रहा है और फिर जब वो किसी तरीके का उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो सीधे रेप केस पे की नौबत आ जाती थी। तो अब अगर वो साथ में रह रहे हैं और बाद में वो रेप केस की ओर जाते हैं तो फिर किस तरीके के प्रोविजंस हम देखते हैं? क्या इसमें यहाँ पर ये यूसीसी वाला उत्तराखंड में अफेक्ट करेगा? देखिए सर, रेप के लिए तो यह है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेडी अगर उसके साथ रेप किया जाता है, तो वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। हम्म। लेकिन जो लेकिन कपल यूसी साथ रह रहा है उसमें भी हमने देखा है ना कि हम इस तरीके की सिचुएशंस देखते हैं कि वो लिव इन में रह रहे थे कभी कई सालों से। ये कह दिया जाता था कि मुझे तो थ्रेट देके अपने साथ रखा, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, मुझे हम्म फोर्सिबली रखा, पॉइंट पे ये लोग मुझे साथ रख रहे थे। उसके बाद मेरे साथ इतने सालों तक इन्होंने रेप करा, मुझे थ्रेट हम्म किया, जान से मारने की धमकी दी, इस कारण मैं कहीं हम्म रिपोर्ट नहीं कर पाई। और कम से हम्म कम ये तो चीज हो कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप एक प्रॉपर अथॉरिटी को दे रहे हैं। हम्म। तो और आपके प्रॉपर पास अब अथॉरिटी, जो जो हम मेल्स पर देख रहे थे बहुत सारे फर्जी रेप केसेस हो रहे, तो शायद वहां पर अब मेल्स थोड़े से प्रोटेक्टेड रहेंगे इस लॉ लॉ से आने के बाद। प्रोटेक्शन मिलेगा, मेल्स को ही नहीं लेडीज को भी मिलेगा। लेडीज लेडीज को। का भी, हाँ, दोनों दोनों को वो मिलेगा, दोनों को प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि कई मेल्स भी लेडीज को कई साल अपने साथ रखने के बाद बच्चा भी पैदा हो जाता था, उसके बाद बच्चे की राइट्स के लिए लेडीज लड़ते रहती थी, 10 साल उनको हम्म लड़ना पड़ता था, फिर जाके उसके कोई राइट्स कोर्ट डिसाइड करती थी। अब कम से कम ये सब चीजें सामने आएंगी कि आपने हम्म लिव इन रिलेशनशिप में रहने का रजिस्ट्रेशन भी कराना है, अलग हो रहे हैं तो हम्म उसकी भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है, और कोई उस रिलेशनशिप से आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो ये भी अ, लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, उस हम्म पार्ट के लिए भी उन लोगों को भी लीगल हम्म। प्रोटेक्शन इस लॉ से मिलता है। सर जैसे हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल के दायरे में, फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आती है। तो क्या ये कहीं उसके साथ वायलेशन नहीं है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, कब रह रहे हैं, हम इसकी भी सूचना सरकार को दें? नहीं नहीं सर, ये तो देखिए, मैरिज, मैंने पहले ही कहा था कि मैरिज डिवोर्स और इससे रिलेटेड है। हम्म लिव इन रिलेशनशिप में रहने का भी प्रचलन चला है, तो लिव इन हम्म रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को किसी तरह लीगल प्रोटेक्शन मिले। और लीगल हम्म प्रोटेक्शन अगर उनको मिलता है तो फिर उनको राइट टू प्राइवेसी कहाँ से उनका वो वायलेट होता है? कहीं से वायलेट नहीं होता।
सिर्फ इतना ठीक, ही तो ठीक। आपने इन्फॉर्मेशन देखा है। और इतना ही इस हमने चीज में लेकर इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये क्लियर अभी इसमें लॉ पे अभी ये क्लियर नहीं है कि हुँ, कोई दो लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो उनके हुँ, संबंध में किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये अभी हुँ। इस ड्राफ्ट में क्लियर नहीं है। इसमें और मेरी राय एक में चीज़। हाँ, मेरी राय में तो ये होना चाहिए कि किसी पोर्टल के माध्यम से आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने का रजिस्ट्रेशन कराएँ और हुँ, उसके बाद उसमें कुछ कोड वगैरह आप यूज़ करें, ताकि थर्ड हुँ। पर्सन कोई उसको यूज़ ना कर सके कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी जो आपकी ओपिनियन है सर, मैं इसके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि डेटा मिसयूज़ होना बहुत आम बात है इंडिया में, और इस तरीके से फिर किसी का इमेज खराब ये करना तो और तमाम सारी चीज़ें। ये तो बिल्कुल पब्लिक इश्यू बना दिया जाएगा ना कि इसके बच्चे तो इस तरह से रह रहे हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो इसको सीक्रेट हुँ। रहना बहुत ज़रूरी है। अ, एक रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कराने वाले 2 लोग तक ही सीमित हो। जैसे हम विल में करते हैं कि विल करने के बाद विल कर्ता की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर रीज़न बता के एफिडेविट देके तब विल की कॉपी हम रजिस्ट्रार ऑफिस से ले सकते हैं। हुँ, अदरवाइज़ किसी थर्ड उनको विल की कॉपी नहीं मिलेगी। इसी तरह का कोई प्रोविज़न यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी होना चाहिए। इसमें सर जो जैसे उत्तराखंड ये एक एग्ज़ाम्पल बना है यूसीसी लागू करके, क्या अब भारत सरकार को भी इस बारे में पहल करनी चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो ये पहल तो आज़ादी के बाद ही हो जानी चाहिए थी सर, आज तो हमारे देश की तस्वीर दूसरी होती। क्यों धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम अलग-अलग कानून क्यों लागू करें? हुँ, समान नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता तो आज़ादी के बाद ही लागू हो जानी चाहिए थी। और मेरी बिल्कुल। राय में तो पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। अ, अभी जो ये ड्राफ्ट है, आपकी नज़र में सर इसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ रह गई जिन पर अभी विचार किए जाने की ज़रूरत है? सर अभी देखिए पूरा ड्राफ्ट तो देखा नहीं है, अभी इसके बाद कई चीज़ें इसमें चैलेंज भी की जाएँगी। ऑनरेबल हाई हुँ, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके भी व्यूज़ आएँगे। उसके बाद कोई भी लॉ अगर बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर होती हैं। हुँ, लेकिन इसमें चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, जैसे हुँ, बहुविवाह आप नहीं कर सकते हैं, हुँ, तलाक आपको कोर्ट से ही लेना है, हुँ, प्रॉपर्टी पे बेटा और बेटी का राइट्स बराबर है, हुँ, हलाला जैसे कानून इस यूसीसी द्वारा खत्म कर दिए गए। हुँ, तो ये सब तो इसकी विशेषताएँ हैं। अब लेकिन हुँ, इसमें खामियाँ जैसे आपने भी कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जहाँ पर आदमी की है और लिव इन हुँ, रिलेशनशिप में अगर कोई आदमी रह रहा है, तो हुँ, उस चीज़ को भी इस ड्राफ्ट में क्लियर होना चाहिए कि उस रजिस्ट्रेशन का यूज़ जो है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वही अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें, कोई थर्ड पर्सन उसका यूज़ ना कर सके। हुँ। और अभी अब तो सर। मेरे ख्याल 8-10 बिंदुओं पे है और जो मेनली वही सक्सेशन रेगुलेट कर रहा है आपका, डिवोर्स हुँ, रेगुलेट कर रहा है, मैरिज रेगुलेट कर रहा है। तो इन हुँ, सब चीज़ों लिव इन रिलेशनशिप्स को रेगुलेट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरी नज़र में अच्छा कानून है। हुँ। अब एक चीज़ सर मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, अंतिम सवालों में जा रहे हैं। क्या अब पर्सनल लॉज़ का यूज़ उत्तराखंड में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? पर्सनल लॉज़ का यूज़ मुख्य तरह से डिवोर्स के लिए, सक्सेशन के लिए, मैरिज के लिए, कम से कम इन बिंदुओं पर तो पर्सनल लॉ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यूसीसी लागू होने के बाद। अब जो महिलाओं को जो राइट नहीं मिलते थे, वो राइट्स उनको आसानी से मिल जाएँगे, ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी वाला राइट था। आज भी अगर हम जाते हैं प्रॉपर्टी जब डिवीज़न होता है, तो उसमें बेटी को कोई राइट नहीं मिलता। अब शायद इससे ये वाली बेट स्थिति स्पष्ट हो जाए, बेटी को बेटी को क्लेम राइट करना पड़े। हाँ, वो लाइन ऑफ सक्सेसर में बहुत नीचे आती थी, लेकिन अब इसके बाद तो बेटा-बेटी का दोनों का राइट बराबर कर दिया गया। इसीलिए बराबर जो कर दिया। सक्सेस मैंने बोला था कि सक्सेशन को बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट कर रहा है ये लॉ। हुँ, मैरिज को भी इसमें रेगुलेट सर। कर रहा है कि आप हुँ, बगैर किसी को तलाक लिए वो नहीं कर सकते। हर धर्म के लिए हुँ, शादी की एक एज फिक्स कर दी गई कि लड़के की उम्र 21 साल होगी, लड़की की 18 साल होगी, उससे नीचे की उम्र में
किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो तो उसकी शादी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाँ, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हुँ, इसमें पर्सनल लॉ आड़े आते थे और लेकिन अब हुँ, ये सब सारी सारी चीज़ें आने के बाद कम से कम हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाया गया है और उससे कई चीज़ें जो भ्रांतियाँ थी, गलतफ़हमियाँ थी और ब लिंग के आधार पे किसी को अधिकार मिलता था, नहीं मिलता था, वो सब दूर हुँ। करने का प्रयास इसी द्वारा किया गया है। अ, ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए ये वार्तालाप, ये डिस्कशन प्रोडक्टिव होगा और जो तमाम सारी भ्रांतियाँ हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के, उनके मन से भी वो दूर होंगी। आपका बहुत-बहुत भ्रांति शुक्रिया सर, अपना कीमती वक़्त हमें धीरे-धीरे देने के लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब लॉ आएगा तो कई चीज़ें उससे और क्लियर होंगी और अपने हुँ, हुँ। चैनल पे बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ मैं दर्शकों आप सभी से विदा चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप इस पूरे डिस्कशन को देखें और समझें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को आसान भाषा में, जो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अ, राजेश रौतेला जी ने हमको आज यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से जुड़ी तमाम सारी बातें हमें समझाई हैं। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।